हेलो बच्चों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मोलर कॉन्सेप्ट। मैंने देखा है कि 12th के बच्चों को भी मोलर कॉन्सेप्ट में कई बार परेशानी आ जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मोलर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझें और तभी हमारी केमिस्ट्री की गाड़ी आगे अच्छे ढंग से बढ़ पाती है। देखिए बच्चों, मोल, सबसे पहले आपको समझना है कि ये मोल क्या होता है। देखिए, हमारे पास क्या है, मोल। ये 1 मोल क्या होता है, जरा आप देखिए कि अगर आपके घर में कोई पूजा होने वाली है, मम्मी ने कहा कि बेटे मार्केट से केले ले आओ। आपने मम्मी से पूछा कि मम्मी केले कितने लाने हैं, मम्मी ने कहा कि 1 डज़न लाना। तो मम्मी ने कहा 1 डज़न लाना। चलिए, तो आपको पता चल गया कि 1 डज़न का मतलब होता है 12। ठीक है। आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो फिर कई बार होता है कि भाई तुमने वो क्रिकेट देखी क्या, या धोनी ने कितने रन बनाए। तो आपने कहा कि अरे धोनी ने तो सेंचुरी बना दी। तो आपने क्या कहा, धोनी ने सेंचुरी बना दी। तो ये सेंचुरी आपकी समझ में आ गई बात कि धोनी ने 100 से ऊपर रन बनाए हैं, है ना। अब जरा देखिए, क्या डजन जो है, क्या केले तक ही कन्फाइंड है, यानी कि क्या डजन जो है केवल केले के लिए ही लागू होता है? नहीं, डजन जो है किसी भी चीज पर लागू हो सकता है। जैसे 1 डजन पीपल, 1 डजन चेयर्स, 1 डजन पेन्स, 1 डजन बनाना, 1 डजन मैंगोज वगैरह वगैरह। सेंचुरी, तो क्या सेंचुरी भी केवल रन्स तक ही टिकी हुई है? नहीं, सेंचुरी आप ईयर्स के लिए भी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसी तरह से बच्चों, मोल जो है एक खास संख्या को डिनोट करती है और वो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। बच्चों अच्छी तरह से आप समझे, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस क्लास को अटेंड करने के बाद मोलर कॉन्सेप्ट में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहां पर हमने समझ लिया कि चलो मोल का मतलब ये संख्या है, तो क्या कहेंगे कि मोल जो है दिस इज नथिंग बट ए नंबर। चलिए, ये बात तो हो गई। अब मम्मी ने कहा बेटे केले लाओ। आपने पूछा मम्मी कितने केले लाने हैं, मम्मी ने कहा 1 मोल केले लाओ। तो आप जरा देखें 1 मोल कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। आप कुछ संख्या के बाद, कुछ शून्य के बाद गिनती ही भूल जाएंगे। तो इतने केले शायद पूरी दुनिया में ना हो, है ना। तो अब बताइए, इस नंबर का हम क्या करें, इस नंबर को हम कहां अप्लाई करें, है ना। तो देखिए, ऐसा है कि जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, है ना, जो सबसे छोटे होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स। तो देखिए, अब आपको इतना तो पता ही है कि एक छोटी सी जगह पर अरबों खरबों एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स समा सकते हैं। तो दिस मोल कैन बी अप्लाइड टू माइक्रो पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, और ये भी जो है संख्या कम पड़ जाती है ना। तो अब जैसे कि आप डेफिनेशन देखते हैं, बुक में दी हुई होती है, द अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस दैट contains as many particles as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तब तो और माथा खराब हो जाता है कि भाई ये पता नहीं क्या सी चीज है। आसानी से समझिए, तो आपने अभी समझ लिया कि मोल क्या है, नंबर है। जैसे कि डजन नंबर होता है, सेंचुरी नंबर होता है ना। चलिए, अब हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जैसे सबसे प्रिमिटिव एटम कौन सा है, सबसे प्रिमिटिव, तो हमें पता है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, क्योंकि दिस इज द एटम वेयर नो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट।
एक यही ऐसा एटम है जहां पर न्यूट्रॉन नहीं मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा भी है। ठीक है, तो चलिए हमने समझ लिया। देखिए एक चीज आप समझ जाएं कि लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ हम एटॉमिक मास को लिखते हैं जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी ऐसे ही फॉलो करती है। कुछ कुछ किताबों में जेड जो है लेफ्ट हैंड साइड में नीचे दिया होता है और ए जो है राइट हैंड साइड में ऊपर दिया होता है। हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा देखिए, हाइड्रोजन है तो हमें पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 क्या है ना, कुछ तो यूनिट देनी पड़ेगी। तो देखिए जैसे कि आप मार्केट में गए और आपने किसी शॉप में जाकर शॉपकीपर को कहा कि अंकल मुझे एक दूध दे दो, तो वो क्या समझेगा, एक चावल दे दो। आपको बोलना पड़ेगा ना कि 1 केजी चावल दे दो, 5 केजी चावल दे दो, या फिर 1 लीटर मिल्क दे दो, है ना। तो उसी तरह से इसकी यूनिट तो होती है। तो देखिए बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है, AMU। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं 1U। या तो आप कहें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU, या आप सिंपली 1U कह सकते हैं। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये दोनों में से ही कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मेरा सजेशन है कि आप यू का ही इस्तेमाल करें, है ना। आगे बताऊंगा क्यों। हालांकि दोनों ही सही है ना, दोनों ही। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि एक को ही सही साबित किया गया हो। दोनों को के दोनों ही सही हैं और दोनों ही यूज में है ना। कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 1U हो गया। यहीं पर अगर मैंने कह दिया हीलियम का कितना होगा, 4U। कैसे 4U, तो इसके 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहां 4, यहां 1, यहां 1। ठीक है, इसी तरह से सोडियम की बात आई। ठीक है, तो सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 23। तो आप क्या कहेंगे, 23U। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है 16। तो आप ये कहेंगे कि इसका 16U है। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज ठीक ठाक चल रही है ना। नाइट्रोजन का पूछ दिया गया तो हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास 14 होता है। तो हम कहेंगे कि इसका 14U है एटॉमिक मास। उसी तरह से कार्बन की बात आती है तो हम कहते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। तो हम कहेंगे 12U। और बच्चों, मैं जब दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आइसोटोप के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि कार्बन केवल एक ही तरह के नहीं होते। कार्बन जो है 3 तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो कार्बन जो है 3 तरह के होते हैं। सबों का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, 12, 13 एंड 14। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है हमारा C12। यही आपने देखा होगा कि मोल के डेफिनेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ये 13 कम मिलते हैं, 14 बहुत कम मिलते हैं, और ये जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। अब बच्चों, आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग के बारे में। कार्बन डेटिंग में यही C14 का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम पुरानी सी पुरानी चीजों की एज का पता कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये जो चीज है वो कितने साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि C डेटिंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका आंसर होगा C14 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो
यहां तक हमारी बात पूरी हुई और ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि हमने हाइड्रोजन को देखा, हीलियम को देखा, ठीक है, सोडियम को देखा, ऑक्सीजन को देखा, नाइट्रोजन को देखा, कार्बन को देखा, वगैरह वगैरह। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, कुछ टर्म्स आते हैं, मैं उसको लिख रहा हूं। यहां पर तो एलिमेंट है, एलिमेंट के बाद हमने ले लिया एटॉमिक मास, उसके बाद हम कहते हैं मोलर मास। ठीक है बच्चों, देखिए अब ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ। अगर ध्यान दें तो ये एटॉमिक मास जो है ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, यानी कि किसी के रिलेशन में इसका मास कितना है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जैसे कि हम जब कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, ग्रोसरी की कोई चीज खरीदने जाते हैं, चावल खरीदने जाते हैं, नमक खरीदने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि शॉपकीपर जो होता है वो, आजकल तो उस तरह का तराजू नहीं दिखता। मैं ये जो हम लोग छोटे थे तो इस तरह के तराजू जो काफी पॉपुलर हुआ करते थे, है ना, एक इस तरफ होता था और एक इस तरफ होता था। अभी भी कई जगहों पर ये दिखने को मिलती है ना। तो जिन बच्चों ने देखा होगा या कम से कम जिन लोगों ने इसकी फोटो वगैरह ही देखी होगी तो ये भी समझ सकते हैं। तो इधर आपने मान लिया कि आलू चढ़ा दिया, तो कैसे आप पता करेंगे कि 1 केजी के। तो आप कह सकते हैं कि इधर जब हम 1 केजी का वेट रखते हैं, 1 केजी का वेट रखते हैं और उसके बराबर हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये 1 केजी है। उसी तरह से एटॉमिक मास, ठीक है, हम लोग एक खास तरह के, हमने एक यूनिट बनाई है और उसके बराबर अगर है तो हम कहते हैं कि वो, अगर उसके बराबर है तो हम कहते हैं कि वो 1 एमयू है, अगर उससे 2 गुना है तो कहते हैं कि 2 एमयू है, उससे 3 गुना है तो कहते हैं 3 एमयू है ना। तो यहां पर हमने C12 के 12वें हिस्से को, यानी कि 1/12 ऑफ C12 को हमने एटॉमिक मास का यूनिट माना हुआ है, ठीक है। तो इससे अगर इसके बराबर हाइड्रोजन होता है, 1 होता है, तो हम कहते हैं कि 1 एमयू है। अगर या 1 एमयू लिखिए या 1 यू लिखिए और यू लिखिए, ठीक है। हीलियम, हीलियम का कितना होगा, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 4u, है ना। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है और 16 एटॉमिक मास होता है, तो कहेंगे 16u, है ना। नाइट्रोजन का ले लेते हैं, नाइट्रोजन का क्या होगा, 17, 14, कहेंगे कि 14u। अब हम कार्बन को भी ले लेते हैं, 6, 12, ये हो जाएगा 12u। तो कार्बन, कार्बन का जो एटम है, कार्बन के ही एटम के 112 से 12 गुना है, तभी इसे हम क्या कहेंगे, 12u कहेंगे। अब बच्चों ध्यान दें, बहुत ही यहीं पर आपको समझना है, आसान है बच्चों, भरोसा कीजिए मुझ पर, कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़ा अजीब लगता है जब मैं 12th के बच्चों को भी देखता हूं कि देखिए वो न्यूमेरिकल्स तो बना लेते हैं कई बार, लेकिन उनकी जो कॉन्सेप्ट जो होती है दैट इज नॉट वेरी मच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। और जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट होता है तब तक वो फीलिंग नहीं आती है, मजा नहीं आता है ना। तो चलिए, मोलर मास, तो हमने देख लिया कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन के एटम के 12वें भाग को हमने एमयू माना है, एमयू माना है, और उससे कोई भी एटम जितना गुना भारी होता है उस हिसाब से हम एटॉमिक मास को लिखते हैं। मोलर मास, अभी अभी हमने क्या देखा है, मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या हो सकते हैं, या तो एटम्स होंगे, या फिर आयंस होंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे।
ठीक है ना। तो मोल इन्हीं चीजों पर अप्लाई की जा सकती है, केले पे, आम पे वगैरह, चेयर्स पे ये लागू नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या है कि इतनी तो चीजें ही नहीं होंगी हमारी पृथ्वी पे, है ना। तो देखिए, मोल से ही बना है हमारा मोलर मास, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मैटर। हमने मैटर लिखा है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एटम है, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी। चलिए बच्चों ध्यान दें, एटॉमिक मास 1 U है हाइड्रोजन का, मोलर मास क्या होगा 1 ग्राम। ठीक है, बस आप केवल इतना जानिए, क्या कहेंगे 1 ग्राम। हीलियम का एटॉमिक मास है 4U, मोलर मास क्या होगा 4 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U, मोलर मास कितना होगा 16 ग्राम। नाइट्रोजन का 14U है एटॉमिक मास, मोलर मास क्या होगा 14 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास है 12U, मोलर मास 12 ग्राम। बच्चों ध्यान दें, अब जरा मुझे बताएं कि मोलर मास निकालना क्या कोई मुश्किल है? बिल्कुल नहीं मुश्किल है। आपको एटॉमिक मास का पता होना चाहिए, फिर आप मोलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। केवल क्या करना है, U को हटाया और ग्राम लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दें कि मोलर मास को हमने कैसे बनाया। तो एटॉमिक मास को हमने ग्राम में बदल दिया, है ना। एटॉमिक मास को हमने ग्राम में बदल दिया। इस बात की चर्चा मैं अभी आगे करने वाला हूं और कुछ और टर्म्स बताऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि कंपटीशन में, सीबीएसई बोर्ड में अगर इस पर बेस्ड किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाएं, आप बिल्कुल यूं कर ले चुटकी में। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मुझे डिफाइन करना पड़ा कि हम मोल को कैसे डिफाइन करें, तो जरा देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम, अगर हाइड्रोजन एटम के 1 ग्राम है तो उसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, है ना। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोजन एटम के 1 ग्राम में हाइड्रोजन के जितने एटम होते हैं उसे 1 मोल कहते हैं, और वो कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए, अगर हीलियम के बेसिस पर ही अगर हमें इसे डिफाइन करना होगा, क्या कहेंगे, 4 ग्राम हीलियम में हीलियम के जितने एटम होते हैं उसे 1 मोल कहते हैं। ठीक है, और वो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, और इसे ही हम मोल कहते हैं। नाइट्रोजन को देख लीजिए, 14 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, और उसे ही हम 1 मोल कहते हैं, उस संख्या को ही हम मोल कहते हैं। अब आ गई आपकी डेफिनेशन, क्योंकि मैंने बताया कि हमने इसे ही बेस माना हुआ है, बेस एलिमेंट इसे ही माना हुआ है ना। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो अब आप अपनी बुक में देखेंगे कि इसी पर बेस्ड जो है आपका डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं, और इस संख्या को ही हम 1 मोल कहते हैं। अब जरा देखिए आपकी बुक क्या डेफिनेशन बोलती है।
आपकी बुक डेफिनेशन बोलती है द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। यही डेफिनेशन है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं जरा डेफिनेशन लिखता हूं, है ना। डेफिनेशन क्या हुआ? देखिए बच्चों, अब क्या इसका डेफिनेशन है? द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप इज कॉल्ड ए मोल एंड दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपका जो है क्या हो गया? मोल का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब बच्चों एक चीज आप समझिए कि ये जो मोल जो है, ये बेसिकली मोल का मतलब क्या होता है ना। देखिए, मोल का मतलब होता है, इंग्लिश में इसे हम हीप कहते हैं या इसे हम पाइल भी कह सकते हैं। देखिए, इन सबों का मतलब क्या होता है? हीप का मतलब ढेर, अगर आप हिंदी में देखें तो ढेर, किसी चीज की ढेर। पाइल का मतलब भी किसी भी चीज को आपने इकट्ठा करके ढेर लगा दी तो उसे हम कहते हैं हीप या पाइल। सो द मीनिंग ऑफ मोल इज हीप और पाइल, एक ढेर को हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस टर्म को किसने दिया था? ठीक है, तो इस टर्म को दिया गया था, दिस इज टर्म्ड बाय, किसने बताया था? लिख लीजिए इसे, विलहेल्म ओस्टवर्ड। विलहेल्म ओस्टवर्ड। ठीक है, पूछ दिए जाते हैं कंपटीशन में। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि मोल क्या होता है ना बच्चों, हमने देख लिया। अब देखिए, अब यहीं पर बात हमारी खत्म नहीं होती है। अब देखिए, तो ये तो एटम के लिए आपने समझ लिया, लेकिन जरा हम मॉलिक्यूल पर भी तो बात करें। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जैसे कि देखिए H2O है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है ना। मैं पहले इसे इरेज कर देता हूं, तब बातों को आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, है ना। चलिए, जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है? मोलिकुलर मास। अब हम लिखते हैं मोलर मास। बच्चों, मोलिकुलर मास और मोलर मास में कंफ्यूज नहीं होंगे आप, है ना। देखिए, एक मैं मॉलिक्यूल लेता हूं H2, बच्चों ध्यान देंगे, H क्या था? एटम था। H2 हमने कर दिया तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। अब जरा बताइए इसका मॉलिकुलर मास कितना होगा? तो यहां पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन का कितना था? 1, तो 1 + 1 2, तो 2U हो गया। बच्चों बताइए मोलर मास क्या होगा? 2 ग्राम। वेरी गुड। अब आते हैं आगे, और मैं डायरेक्टली आता हूं, पहले ऑक्सीजन पर आ जाता हूं, C2। इसका कितना होगा मोलर मास? कार्बन, ऑक्सीजन का कितना था एटॉमिक मास? 16, तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? 32U। मोलर मास 32 ग्राम। अब हम आते हैं वाटर पे, H2O। ध्यान दीजिए, वाटर क्या है? मॉलिक्यूल है। तो जरा देखते हैं, इसका हाइड्रोजन का तो H2 है तो 2 हो गया, प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18U, यानी मोलर मास क्या हो गया? 18 ग्राम। अब जरा देखिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में, हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं। बच्चों ध्यान देंगे, ये एटम्स नहीं है, मोलिक्यूल्स है। ठीक है, अब जरा देखिए, उसी तरह से 32 ग्राम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। उसी तरह से
18 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बच्चों एक क्वेश्चन है, जरा देखिए आप इसे कर पाते हैं या नहीं। हाउ मेनी एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर? ठीक है, 18 ग्राम वाटर में कितने एटम्स होते हैं? देखिए, अगर आपका आंसर 6.022 इंटू 10⁻23 है तो ये गलत है, क्योंकि 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतने एटम्स नहीं हैं। क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। अब जरा देखिए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो टोटल कितने एटम हो गए? 3 एटम्स हो गए, है ना? तो हम क्या करेंगे? 3 एटम्स यानी कि 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि 3 इंटू दिस मच एटम्स होंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप बिल्कुल शांति से, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या फिर जो है कंपटीशन का एग्जाम हो, आप बिल्कुल शांति से ही जो है क्वेश्चन को बार बार पढ़कर और तब जाकर आप आंसर देंगे। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था? यहां पर क्या था? अभी तो ये मोलिकुलर मास है और इसके पहले क्या था? यहां पर एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास था, और हमने उसमें ग्राम मिला दिया तो क्या बन गया था? मोलर मास। तो बच्चों मोलर मास को मैं इसे इरेज करके ही बताता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, तो हम मोलर मास को क्या क्या कह सकते हैं? हमने एटॉमिक मास में क्या लगाया था? ग्राम लगाया था, तो मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं या सिंपली उसे ग्राम एटम भी कहते हैं। अब देखिए, मोलिकुलर मास में भी हमने जब ग्राम लगा दिया तो क्या बन गया था? मोलर मास। तो हम मोलर मास को ग्राम मोलिकुलर मास भी कहते हैं, यानी उसे हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, शुरू होती है क्वेश्चन की ऐसे, 1 ग्राम सोडियम एटम, 1 ग्राम सोडियम एटम। ठीक है, यहां पर इसको हटाइए, 1 ग्राम सोडियम एटम। बच्चे समझते क्या है? क्या है? अच्छा, सोडियम एटम का 1 ग्राम नहीं बच्चों, इसका मतलब है मोलर मास। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया? सोडियम का कितना होता है? 23, यानी 23 ग्राम ऑफ सोडियम की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छी तरह से समझें, है ना। अब देखिए, एक और टर्म आता है मोलर वॉल्यूम। अब एक आता है मोलर वॉल्यूम। आपको पता है कि अगर मटेरियल या सैंपल गैस है तो यूजली हम क्या करते हैं? वॉल्यूम में उसे हम मेजर करते हैं। तो ये मोलर वॉल्यूम क्या है, क्या होती है? तो या तो दिया होता है 22.4 लीटर या दिया होगा 22.7 लीटर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही कौन है। अब लीजिए, मैं कहता हूं दोनों सही हैं। अब तो और कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं, अगर मैंने कंफ्यूजन दिया है तो मैं ही इसे दूर भी करूंगा। देखिए बच्चे, अब मोलर
वॉल्यूम क्या होता है, देखिए इसे सबसे पहले एवोगैड्रो ने बताया था, ठीक है ना। देखिए दो कंटेनर है, बात को पहले समझना है हमें, ठीक है ना, फिर तो हम चुटकियों में जो है न्यूमेरिकल्स पूरा कर सकते हैं। दो कंटेनर हैं जो कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं। देखिए बराबर नहीं बन पाया है, लेकिन आप समझिए कि ये बराबर है ना। चलिए फिर भी कोशिश करता हूं बराबर बना देने का। देखिए ये, अब इसमें मान लिया कि हाइड्रोजन गैस है और इसमें मान लिया कि ऑक्सीजन गैस है। आपको पता है बच्चों, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि सेम वॉल्यूम में चाहे कोई भी गैस हो, वॉल्यूम सेम ही होना है। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम ही होना है। और ये बड़ी बात किसने बताई थी, एवोगैड्रो ने बताई थी, है ना। इसीलिए और जब तक एवोगैड्रो जिंदा थे उनके काम का सही आकलन हम लोग नहीं कर पाए, है ना। उनके मरने के बाद हम लोगों ने उनके काम को, के महत्व को समझा और हम लोगों ने ये देखा कि उन्होंने तो काफी पहले ही इस बात को बता दिया था। तो उन्हें हम रिस्पेक्ट देने के लिए Na का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एंड दिस नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने कहा यहां पर कि ये भी सही है, ये भी सही है ना, 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। देखिए बच्चों, अब यहां पर क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हुआ, है ना। तो देखिए आपको पता होगा एसटीपी क्या होती है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए 1982 तक, ठीक है, केमिस्ट्री में एसटीपी का मतलब होता था टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। टेम्परेचर कितना माना गया था, तो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और प्रेशर जिसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, कितना कहा माना गया था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन 1982 में, है ना, साइंटिस्ट ने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया और टी को कहा गया 273.15 के। बच्चों केल्विन के साथ डिग्री नहीं लिखा जाता है, ये तो पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता है तो जान जाए आप। सेल्सियस लिखते हैं तो डिग्री लिखेंगे, ठीक है, फ़ारेनहाइट लिखते हैं तो डिग्री लिखेंगे, और ये भी आपको पता होगा कि सेल्सियस को पहले सेंटीग्रेड कहा जाता था, उसमें भी हम डिग्री का इस्तेमाल करते थे, लेकिन केल्विन में हम डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 273.15 केल्विन का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि टेम्परेचर वही रखा गया, अंतर कहां किया गया, तो प्रेशर में। और अब प्रेशर क्या मान लिया गया है, 1 बार। ठीक है, अब ये 1 बार क्या होता है, तो बच्चों एक चीज आप जान जाएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है 1.01325 बार। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बार से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर 22.4 लीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि वहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तब हमारा दिस वन विल बी करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर 22.7 लीटर दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर 1 बार होना चाहिए, है ना बच्चों। तो अगर 1 बार दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइए 22.7 लीटर हमारा मोलर वॉल्यूम है।
अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है तो 22.4 लीटर हमारा मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, देखिए तो हमारा जो है मेन जो अभी 1982 के बाद जो है साइंटिस्ट ने जिसे हरी झंडी दिखाई है वो हमारा है 22.7 लीटर। आप इसे 22 जुलाई से भी याद रख सकते हैं। ये 22 जुलाई हो गए और ये 22 अप्रैल। ठीक है बच्चों, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आनी चाहिए। बच्चों अब आप ऐसा करें, एनसीईआरटी देखिए, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पूरा कर लें। एनसीईआरटी में जितने भी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं, फर्स्ट यू स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, और उसमें तो सॉल्यूशन भी दे दिए गए हैं 11th वाले में, तो थोड़ा उसको देख लीजिए। कंफ्यूजन होती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात को रेज करें, मैं जरूर जवाब दूंगा। और उसके बाद आप किसी भी तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने की कोशिश करें, और मेरा दावा है कि आपको अब कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो हम जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके देन, बाय, टेक केयर।